पूरी दुनिया के जो ये बोलने वाले थे कि हमारे पास सबसे आधुनिक हथियार हैं दुनिया के, वो अब पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। ये एक प्रकार का कन्फेशन इस एप्स्टीन गैंग की तरफ से आ गया है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी देने पे उतारू हो गए, यानी कि बाकी सब कुछ उनकी तरफ से फेल हो गया है। और ईरान, जिसको ये कहा जा रहा था कि कुछ घंटों में समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वो इस युद्ध में जीत रहा है बिना ज्यादा पैसे भी खर्च किए हुए। इसमें हम सभी लोगों को, मैं निरंतर इस बात को कह रहा हूं, इस समय जो सुप्रीम सैक्रिफाइस ईरान के अयतुल्ला खमेनेई साहब ने दिया है, ईरान के लोगों ने दिया है, ईरान के जो विभिन्न लीडरशिप रही है, फौज की, साइंटिस्ट की, और उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स भी रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम अब अयतुल्ला खमेनेई साहब का आ गया है। जनरल सुलेमानी से लेके जितने भी लोग छल कपट से, भीतरघात से, धोखाधड़ी से एप्स्टीन गैंग जो इजराइल और अमेरिका में बैठे हैं, जो इजराइल और अमेरिका की जनता का भी खून चूस रहे हैं, वहां के बच्चों का भी बलात्कार कर रहे हैं, वहां के बच्चों का भी खून निकाल के पी रहे हैं, वहां के बच्चों की भी नरबली चढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों ने ईरान के अंदर भी अपना जो वो उनका कैरेक्टर है कैनिबलिस्टिक, यानी कि इंसान को खाए, ऐसे हैं एप्स्टीन गैंग वाले। अब तो सबूत खुल के साफ साफ सामने आ ही रहे हैं कि ये जो युद्ध में ईरान के सामने खड़े हुए लोग हैं, उनके सबके या 90% से ज्यादा लोगों के ताल्लुकात एप्स्टीन या एप्स्टीन जैसे दूसरे गैंग मेंबर्स से थे। तो बहुत सारे लोग इस बात पे हैरानी कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान की स्कूल की बच्चियों को कैसे मारा जा सकता है। मुझे इस बात पे कोई भी हैरानी नहीं। जो अपने देश की बच्चियों को जिंदा जला रहे हैं, मार के खा रहे हैं, बच्चे और बच्चियों को उनकी बलि दे रहे हैं, वो ईरान की बच्चियों के बारे में क्या सोचेंगे, जो अपने स्वयं के परिवार की बच्चियों के। ये भी सबूत निकल के आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल से कि स्वयं अपने परिवार, अपनी बेटियों तक को एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स ने उनकी नरबली दी, उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया, उनको परोसा अपनी स्वयं की बच्चियों को ताकतवर लोगों के सामने। और उसके साथ साथ उसके सबूत भी देखिए, कितना गंदा और घिनौना काम है ये। ना सिर्फ ये कार्य करना, बच्चियों को परोसना, बच्चियों को मार के खाना, उनको भून के खाना, जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनको माओ के पेट से निकाल के खाना, और इस सब की वीडियो भी बनाना, सबूत भी बनाना। किस प्रकार के लोग हैं। तो इस समय पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ है एप्स्टीन वाले और एक तरफ है आयतुल्ला वाले। तो ये अब तय कर लें सब कि कौन किस तरफ रहना चाहता है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। और अब तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अब ईरान की तरफ खुल के भी आने लगे कुछ दिनों से पिछले। उसकी वजह भी यही है कि ईरान ये युद्ध अब जीतने के कगार पे है, यानी कि जीत ही चुका है। इसी वजह से आप लोग देख रहे हैं ये जो क्रिमिनल मीडिया है हमारे देश की, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहा जाता है, बहुत सारे उसके एंकर्स, बहुत सारे उसके अंदर जो स्पोक्स पर्सन बन के जाते हैं, वो भी ईरान की जीत की बात कर रहे हैं और ट्रंप साहब के बारे में अब मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रंप साहब को अकलमंद आदमी नहीं बता रहे हैं। अब वो यही वो लोग हैं जो ट्रंप साहब की जीतने के लिए दुआएं करते थे, ये ट्रंप साहब के लिए आरती उतारते थे, उनकी पूजा तक करते थे, ये वही लोग हैं। तो ये लोग ताकत का साथ देने वाले हैं। अब इस पूरे दुनिया में इस समय अगर किसी देश का सबसे ज्यादा रोल हो सकता था, वो भारत देश है। भारत के लोगों की, भारत देश की, ईरान के लोग और ईरान की लीडरशिप दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा इज्जत करती है। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं।
और नरेंद्र मोदी जी उस एप्स्टीन गैंग के, जो नेतन्याहू साहब के, ट्रंप साहब के, और ये खुल के अब सामने आई चुकी है कि वो इजरायली एक ऑपरेशन था, एप्स्टीन की फाइल्स जो हैं वो इजराइल की मोसाद का एक ऑपरेशन था, और मोदी जी का भी नाम उनके मंत्री के द्वारा, हरदीप पुरी जी के द्वारा और अनिल अंबानी साहब के द्वारा एप्स्टीन के साथ जुड़ा हुआ है। इससे कोई नकार नहीं सकता इस बात को। और वो ये युद्ध शुरू होने से पहले, कुछ घंटे पहले ही इजराइल भी गए थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अपने आका से बातचीत करके इंस्ट्रक्शंस लेने गए थे। और भारत देश का रवैया, जो भारत की जनता का रवैया है, जो भारत की जनता की सहानुभूति, सहयोग ईरान के लोगों के साथ है, उसके विपरीत जाके मोदी जी ने एक ऐसा स्टैंड लिया है भारत की तरफ से, जिसकी वजह से भारत को सभी देश पूरी दुनिया में मोदी जी की गलती की वजह से भारत देश को भी लोग अजीब नजरों से देख रहे हैं। तो मैं पूरी दुनिया में लोगों से यह कहना चाहता हूं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। मोदी जी की वजह से भारत को ना नापे आप। भारत बड़ा देश है, मोदी जी जैसे नेता के बावजूद भी इस नजर से देखें। और भारत के लोग पूरी तरीके से इस युद्ध में ईरान के लोगों के साथ और ईरान की लीडरशिप के साथ खड़े हैं। किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो आई गई चीज है। किसी भी इलेक्शन में या कोई बड़ा आंदोलन हो गया तो ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जैसे ही ईवीएम हटेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे देश के। जैसे ही पेपर बैलेट से चुनाव होगा, मोदी जी को 50 सीटें नहीं बीजेपी और आरएसएस को देश से। तो ये पूरी दुनिया के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि भारत को मोदी जी के चरित्र से ना आंका जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब देखिए आप, नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके सारे देश, ऑलमोस्ट सारे देश इस युद्ध में खुलकर सामने आने के लिए मना कर चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, ये सब देशों ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है, खुल के साथ देने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब का रवैया सबके साथ ऐसा था। सारे नेटो के देशों से उन्होंने बोला कि 5% आपको अपनी डिफेंस बजट में से या जीडीपी में से हमें देना पड़ेगा। पूछा नहीं उनसे कि आप दे सकते हो। तो कौन पसंद करेगा? मोदी जी के अलावा कौन ट्रंप साहब की डांट को पसंद करेगा? पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो ट्रंप साहब की डांट सुन के भी कोई रिएक्शन ना दे रहा हो। सिर्फ हमारा देश ऐसा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। वरना अगर कोई और प्रधानमंत्री होते हमारे देश के, तो वो ये कभी नहीं सुनते, वो फोन ही नहीं उठाते, वो वाला जिसमें ट्रंप साहब ये बोलते कि आप युद्ध रोक दो, ऑपरेशन सिंदूर रोक दो। कोई और दुनिया में देश ऐसा नहीं है जो मोदी जी की तरह ट्रंप साहब के एकदम इतने दबाव में हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। दूसरी बात यह है कि आज ईरान के लोग किसी के साथ, अमेरिका के साथ बात करने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है अब के बात हो जाए। ईरान के लोग कह रहे हैं हम तुम पे क्या विश्वास करें, 2 बार बातचीत हो रही थी तो ट्रंप साहब ने बातचीत के दौरान ही हम पे हमला कर दिया। तो अमेरिका और जो ये एप्स्टीन गैंग है अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुका है। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आने को तैयार है। हमें भारतीय होने की वजह से सबसे पहले अपने देश का हित देखना चाहिए। आज जो आरएसएस और बीजेपी के लोग मुस्लिम समाज को हमारे देश के अंदर आइसोलेट करते हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग, चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, आज उनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और पूरे देश को उनको शर्मिंदा करना चाहिए। क्योंकि अब जब ईरान इस युद्ध में जीत कर निकलने वाला है, तो यह भारत की मुस्लिम कम्युनिटी ही है जिसकी बुनियाद पे ईरान से हम अच्छे से अच्छी डील ले सकते हैं। ईरान का मतलब इस समय है पूरा ग्लोबल साउथ। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाली है, जिसमें फिर मोदी जी के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आने वाली है, ब्रिक्स। ब्रिक्स जो देशों का समूह है, उसकी प्रेसिडेंटशिप, चेयरमैनशिप भारत के पास अगले साल आने वाली है। तो भारत का रोल पूरे ब्रिक्स नेशंस को लीड करने का होने वाला है। जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो कि अब एक
डूबता हुआ साम्राज्य सा है, उसकी जगह ब्रिक्स सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। लेकिन उसके लिए मोदी जी को अपनी पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। और न्यूट्रल रहने का मतलब यह है कि अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने घुटने ना टेकने, बराबरी की बात करनी। कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर अपनी करेंसी, अपने सैंक्शंस, अपने जो टैरिफ्स हैं थोप नहीं सकता है। यह है न्यूट्रल रहने का स्टैंड, जो भारत को लेना है, लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अभी भी बावजूद मोदी जी के सबसे ज्यादा इज्जत है सब देशों में। आज ईरान के लोग चाइना से ज्यादा, रशिया से भी ज्यादा आज भी भारत के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों में अगर कोई देशभक्ति बाकी है तो उन्हें कम से कम एक कमेटी बनानी चाहिए, जो विदेश के अफेयर्स, जिसमें ऑपोजिशन के लोग भी रहने चाहिए, भारत का एक कंबाइंड चेहरा, एक कमेटी बननी चाहिए भारत के कंबाइंड चेहरे की, मोदी जी को हटा के। भले ही उसमें आरएसएस और बीजेपी के भी लोग हों, सभी ऑपोजिशन पार्टी के भी लोग होने चाहिए उसमें, और वो नेगोशिएट करे, वो बातचीत करे ईरान की लीडरशिप से। ईरान, मुझे पूरा भरोसा है, भारत की इस नेगोशिएटिंग टीम या कमेटी को ये अपना हक देगा कि वो उनके बिहाफ पे बात कर सकें। ईरान आज भी भारत के लोगों पे विश्वास करता है। ये मैं सजेशन दे रहा हूं हमारे देश की विपक्ष की सारी पार्टीज को, और आरएसएस और बीजेपी के अंदर अगर किसी के अंदर इतनी भी देशभक्ति बाकी है तो उन्हें, मोदी जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि एप्स्टीन की वजह से उनके ऊपर हर ईरानी शक करता है। हर ईरान का एस्टेब्लिशमेंट का आदमी मोदी जी के ऊपर, सिर्फ मोदी जी के ऊपर पर्सनली शक करता है। ये बात इसको हमें समझना पड़ेगा, राष्ट्र हित में समझना पड़ेगा, देश हित में, भारत के हित में, भारत के लोगों के हित में। आज भी ईरान ने भारत के लोगों की मदद के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को तेल लाने की इजाजत दे देगा ईरान, ऐसा मेरा मानना है। रशिया भी देखिए, बावजूद इसके कि अमेरिका के कहने पे मोदी जी ने, भारत ने नहीं, मोदी जी ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था, रशिया आज भी भारत को तेल देने के लिए तैयार है। हालांकि उसके पास आज रशिया के पास रशिया का तेल खरीदने के खरीदार बहुत हैं, जापान भी है, सब है, लेकिन वो भारत को ही प्रेफरेंस दे रहा है, मोदी जी को नहीं। मोदी जी की वजह से तो रशियन एस्टेब्लिशमेंट भी, जो वहां की लीडरशिप है, नाराज है, लेकिन भारत के लोगों से सबको प्यार भी है और इज्जत भी है। मोदी जी को अपने पद का इससे ज्यादा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, भारत के लिए सही स्टैंड लेना चाहिए, ताकि भारत सच में विश्व गुरु बनने की राह पे चल सके। इस युद्ध में भारत सबसे बड़ा देश बनके, सबसे इंपॉर्टेंट देश बनके, सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश बनके निकल सकता है, उभर सकता है, अगर मोदी जी को इस समीकरण से बाहर कर दिया जाए। कम से कम प्रधानमंत्री रहे, वो देश के अंदर की चीजें जो खराब कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन विदेश के लिए एक जॉइंट फेस भारत का बनना बहुत जरूरी है।